हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका ऑसम इंजीनियरिंग क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट और इसमें हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की है। यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, इसका टीएस डायग्राम क्या है, इसका पीएच डायग्राम क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इस पर बेस हमने 3 से 4 न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, जिसमें हमने रेफ्रिजरेशन जो बुकलेट आती है उसकी हेल्प ली थी और कुछ क्वेश्चन हमने पीएच डायग्राम से किए थे। आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है और दूसरा टॉपिक है कि वीसीआरएस सिस्टम पर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम कुछ वेरिएशन करें, प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को समझते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखी है। It is defined as the ratio of actual volume of refrigerant entering to the swept volume, है ना। एक्चुअल में पहली जो प्रोसेस होती है कंप्रेशर के अंदर 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है। कंप्रेशर में 4 डिवाइसें होती हैं। कंप्रेशर में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, फिर जाता है वो कंडेंसर में जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिलीज होती है, फिर जाता है वो एक्सपांशन डिवाइस में जहाँ पर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, प्रेशर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और फिर चौथी प्रोसेस होती थी इवेपोरेटर में, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्रेसर की कि 1 से 2 प्रोसेस जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है उस समय की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस कंप्रेसर के अंदर हो रही है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट, एक्चुअल में कितने वॉल्यूम का रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेंट का कितना वॉल्यूम कंप्रेसर में इंटर किया, डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया है इसका। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को ईटा V से रिप्रेजेंट करते हैं, m डॉट V1 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 d स्क्वायर L n इंटू के। यहाँ पर m क्या है, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट, V1 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के इनलेट पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है रेफ्रिजरेंट का। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने वॉल्यूम का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर गया, डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई बाई 4 d स्क्वायर L n इंटू के। ये सपोज आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन का ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है, BDC और TDC। पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा सकता और पिस्टन इसके नीचे नहीं आ सकता। तो ये सेंटर आपके टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर कहलाते हैं। और इनके बीच की जो लेंथ है वो स्ट्रोक लेंथ कहलाती है, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर का ये डायामीटर है D। तो वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, पाई बाई 4 d स्क्वायर, ये बन गया एरिया इनटू लेंथ। जब एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बन जाता है वॉल्यूम, इनटू n, n क्या है स्पीड, और k क्या है नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको स्वेप्ट वॉल्यूम मिल गया। जब एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला मिल जाता है। दूसरा फार्मूला जो कि डेरिवेशन से आता है, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, डेरिवेशन हमारे में नहीं पूछा जाएगा, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला याद होना चाहिए। 1 + c - c P2 अपॉन P1 की पावर 1 अपॉन n। c क्या है यहाँ पर, c यहाँ पर होता है आपका क्लियरेंस रेशियो, Vc अपॉन Vs, क्लियरेंस वॉल्यूम के अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, क्लियरेंस रेशियो। P2 क्या है,
P2 कंडेंसर का प्रेशर है। कंप्रेसर में जैसे ही आपने कंप्रेस किया तो 1 से 2 प्रोसेस हुई, तो जैसे ही प्रोसेस हुई तो प्रेशर बढ़ गया, वो प्रेशर कहाँ तक पहुँच गया है, कंडेंसर प्रेशर तक। तो P2 हो गया आपका कंडेंसर प्रेशर और P1 हो गया आपका इवेपोरेटर प्रेशर। N क्या है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। ये सब चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। m डॉट हो गया मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, V1 हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट ऑफ कंप्रेशन, D हो गया डायामीटर ऑफ सिलेंडर, L हो गई स्ट्रोक लेंथ, N हो गया स्पीड ऑफ द कंप्रेसर, K हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर और C हो गया आपका क्लियरेंस रेशियो जो VC/VS होता है। VC हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, VS हो गया आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, N हो गया आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, P2 हो गया आपका कंडेंसर का प्रेशर और P1 हो गया आपका इवेपोरेटर का प्रेशर। ये सभी चीजें। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है चलिए, अब जो हमारा नया टॉपिक है कि VCRS की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो हमने ये हेडिंग डाली है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। जब हम प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन लाएंगे तो VCRS की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 4 हमें पॉइंट केस पर स्टडी करना है। पहला केस है यदि मैं इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर दूं, ठीक। फिर दूसरा हम देखेंगे कि कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा केस हम देखेंगे कि यदि हम सुपर हीटिंग कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा केस देखेंगे यदि हम सब कूलिंग या अंडर कूलिंग कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला केस है कि यदि मैं इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर दूं, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पीएच डायग्राम बनाया, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, ठीक है। ये मेरा ये प्रेशर वाली एक्सिस हो गई, ये एंथैल्पी वाली एक्सिस हो गई और ये हो गया मेरा वो डोम, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्रिटिकल पॉइंट और सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। ये पहली कांस्टेंट प्रेशर लाइन इवेपोरेटर प्रेशर वाला, और ये हो गया मेरा कंडेंसर प्रेशर लाइन, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये कौन सी प्रेशर है, इवेपोरेटर प्रेशर, और ये कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर लाइन, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये वाला यहाँ पर होता है पॉइंट 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हुई कंप्रेसर में, फिर 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होती है, तो 2 से हीट रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई कहाँ तक, 3 तक, और फिर 3 से 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है एक्सपांशन डिवाइस में, फिर 4 से 1 इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब होती है। ये एक्चुअल साइकिल है, या सिंपल VCRS साइकिल यही है, या स्टैंडर्ड VCRS साइकिल का पीएच डायग्राम यही है, ठीक। अब मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ, इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर देने वाला हूँ। तो अब मैंने एक नई प्रेशर लाइन बनाई, ये वाली, सपोज ये मेरा नया न्यू इवेपोरेटर प्रेशर लाइन बन गई, इवेपोरेटर प्रेशर लाइन बन गई नई वाली। तो पॉइंट 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट 1 स्टार्ट होगा यहाँ से, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, इसको 1 डैश नाम दिया। और मुझे कंप्रेस तो कंडेंसर प्रेशर ही तक करना है, तो मैंने यहाँ से कंप्रेस करना स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट हो गया 2 डैश। अब पहले हीट रिजेक्ट 2 से 3 तक हो रही थी, अब हीट रिजेक्ट 2 डैश से 3 डैश तक होगी, ये यहाँ से यहाँ तक। और तीसरी प्रोसेस 3 से लेके 4 तक हो रही थी,
डैश तक होगी और इवेपोरेटर में 4 डैश से 1 डैश तक हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एक करके इफेक्ट देखता हूं। सबसे पहले मैंने देखा, क्या देखा कि सर कंप्रेसर वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ा। पहला मैं देखने वाला हूं कि कंप्रेसर वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देखोगे ये वाली जो लाइन है 1 से लेके 2 और 1 डैश से लेके 2 डैश, इनमें कौन सी लाइन बढ़ी है? 1 डैश से लेके 2 डैश तक। ठीक है। जो लाइन बढ़ी है मतलब पहले वाली लाइन छोटी थी, ये वाली लाइन बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। ठीक है। कंप्रेसर वर्क क्या हो गया? पहले की तुलना में हमें ज्यादा देना पड़ा, कंप्रेसर वर्क ज्यादा करना पड़ा। दूसरा, अब हीट रिजेक्शन की बात करें तो आप देखो पहले हीट रिजेक्ट 2 से लेके 3 तक हो रही थी, 2 से लेके 3 तक हो रही थी। अब आप देखोगे कि 2 डैश से लेके 3 तक हो रही है, तो लाइन बढ़ गई, मतलब हीट रिजेक्शन भी बढ़ गया। ये दूसरा, हीट रिजेक्शन बढ़ गया। अब देखते हैं हीट एडिशन, देखते हैं हीट एडिशन मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। पहले आप देखोगे हीट एडिशन 4 से लेके 1 तक हो रहा था, अब 4 डैश से लेके 1 डैश तक हो रहा है, तो ये लाइन छोटी हो गई। छोटी हो गई तो मतलब जो हीट रिजेक्शन है या इसी को आप हीट एडिशन है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो 3 इफेक्ट हमने बता दिए। क्या क्या? कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो जाएगा सर, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या जिसको आप बोल सकते हो हीट एडिशन वो डिक्रीज हो जाएगा। चौथा इफेक्ट देखते हैं सर सीओपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम जानते हैं सीओपी बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अपॉन में कंप्रेसर वर्क। अच्छा, आप यहाँ पर देखोगे जो सीओपी है वो कंप्रेसर वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि कंप्रेसर वर्क इंक्रीज होगा तो सीओपी डिक्रीज होगी, और यदि कंप्रेसर वर्क डिक्रीज होगा तो सीओपी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर तो कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है, कंप्रेसर वर्क बढ़ने के कारण सीओपी क्या हो रही है? डिक्रीज। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा है जो कि सीओपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि ये चीज कम होगी तो ये चीज भी कम होगी, यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो ये सीओपी भी बढ़ेगी। बट इस केस में तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो सीओपी भी डिक्रीज हो रही है। मतलब दोनों कंडीशन हमारे फेवर में है। दोनों कंडीशन ये बोल रही है कि सीओपी ओवरऑल कम हो जाएगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब लास्ट इफेक्ट देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये रहा हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फार्मूला, क्या है? 1 + C - C P2 के अपॉन में P1 की होल पावर 1/n। यहाँ पर आप देखो P1 क्या है? इवेपोरेटर प्रेशर, ये नीचे दिया है। इवेपोरेटर प्रेशर को और कम करोगे तो ओवरऑल ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली? ये वाली जो टर्म है ओवरऑल इंक्रीज होगी। ठीक है। P1 और कम हो जाएगा, P1 के कम होने के कारण ये वाली जो टर्म है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू के बढ़ने के कारण वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा कि VCRS में यदि हम इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर दें तो पहला परिवर्तन क्या होगा? कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा, हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा, हीट एडिशन या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, सीओपी कम हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी। ये पहला इफेक्ट देखा। अब दूसरा इफेक्ट देख रहे हैं। दूसरा इफेक्ट देख रहे हैं कि भाई इस बार आप क्या करोगे? कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज कर दो। तो कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करना है तो फिर से हमने क्या बनाया? पीएच डायग्राम। ठीक है, जो आपका सिंपल साइकिल है उसका पीएच डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा वो डोम रहा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइनें बना दी हमने,
पहली कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हो गई, दूसरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हो गई, और जो अपना सिंपल साइकिल था उसका पीएच डायग्राम ऐसा बनता था सर, ये बना दिए सर। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, यहाँ पर आपको कंप्रेसर वर्क देना पड़ेगा। अब आपने एडिशन क्या कर रहे हो, चेंजेस क्या कर रहे हो, कंडेंसर प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो आपने एक नया कंडेंसर प्रेशर लाइन खींच दी। ये आपका कौन सा था, ये था सर इवेपोरेटर का प्रेशर, ये कंडेंसर का प्रेशर, और ये न्यू कंडेंसर प्रेशर। अभी आप पॉइंट 1 आपका यहीं पर है, मगर पहले आप 1 से लेके 2 तक कंप्रेस कर रहे थे, अब आपको न्यू कंडेंसर प्रेशर लाइन तक, मतलब आपको यहाँ तक कंप्रेस करना पड़ेगा। तो आपका कंप्रेसर वर्क बढ़ गया कि नहीं? तो पहला इफेक्ट आप देखोगे कि कंप्रेसर वर्क क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, 2' से लेके 3' तक क्या कर रहे हो, हीट को रिजेक्ट करा रहे हो, ठीक। अब 3' से लेके यहाँ तक 4' तक ये हो गई आपकी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। पहले 4 से लेके 1 तक हीट एडिशन हो रहा था, अब 4' से लेके 1 तक हीट एडिशन हो रहा है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया सर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया सर, कम हो गया। कंप्रेसर वर्क बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया। तो सीओपी ये बोलती है सर कंप्रेसर वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा तो सीओपी कम होगी, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है तो भी सीओपी कम होगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है सर, सीओपी कम होती है। चौथा इफेक्ट देखते हैं सर, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की बात करूं तो 1 + C - C P2 के अपॉन में P1 की होल पावर 1/n। पिछले केस में P1 कम हो रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था, ये ओवरऑल बढ़ रहा था। अब इस केस में P2 बढ़ रहा है, जब ऊपर वाली संख्या बढ़ेगी तब भी ये ओवरऑल बढ़ेगा, तो उसके कारण वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो इसमें भी वही कंडीशन बनी, यदि अपन कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा दें तो कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, सीओपी कम हो रही है, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी कम हो रही है। अब अगला इफेक्ट देखते हैं, यदि मैं सुपर हीटिंग कर दूं, सुपर हीटिंग कर दें तो ये रहा इसका पीएच डायग्राम, ये रही आपकी प्रेशर वाली एक्सिस, ये रही आपकी एंथैल्पी वाली एक्सिस, और ये रहा वो डोम। ये रहा आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन, इवेपोरेटर प्रेशर लाइन, ये कंडेंसर प्रेशर लाइन। ये हो गया पॉइंट 1, ये रहा पॉइंट 1, ये रहा पॉइंट 2, ये रहा पॉइंट 3, और ये रहा पॉइंट 4, और ये रहा 4 से लेके 1। ये एक्चुअल में है। अब आपने एडिटिंग क्या कर दी, सुपर हीटिंग कर दी। सुपर हीटिंग का मतलब है जब आप रेफ्रिजरेंट को किस में भेज रहे हो, कंप्रेसर में, तो उसको ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं भेज रहे हैं, सुपर हीटेड कंडीशन में भेज रहे हैं। अभी ये पॉइंट 1 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट 1 बता रहा है कि रेफ्रिजरेंट के जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स थे वो पूरे के पूरे लिक्विड पार्टिकल्स किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, वेपर में, और उनका टेम्परेचर कितना है, सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर। अब यदि इसके बाद भी रेफ्रिजरेंट हीट गेन करेगा तो पूरे पार्टिकल्स वेपर में तो कन्वर्ट हो गए, अब उसको हीट को गेन करके पार्टिकल्स अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगे। टेम्परेचर बढ़ाने लगेगा मतलब उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, तब उस वेपर रेफ्रिजरेंट को अपन सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट 1' यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर ही हीट एडिशन हो रहा है ना। फिर 1 से लेके अब 2' से लेके 3, और फिर 3 से लेके 4, और हीट एडिशन 4' से लेके 1' तक हो रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा। ये मत सोचना कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको हम टीएस डायग्राम पर जब देखेंगे तो वहां पर
उसके कारण क्या होता है, कंप्रेसर वर्क बढ़ जाता है। दूसरा आप देखोगे कि हीट रिजेक्शन यहाँ पर क्या रहा है, बढ़ रहा है सर। पहले 2 से लेके 3 तक हीट रिजेक्शन हो रहा था, अब 2' से लेके 3 तक हो रहा है। अब देखोगे हीट एडिशन या उसी को बोल देते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। पहले 4 से लेके 1 हो रहा था, अब 4 से लेके 1' बढ़ गया सर। ठीक, अब यहाँ पर सीओपी देखते हैं। सीओपी बराबर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अपॉन में वर्क, कंप्रेसर वर्क। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है सर, तो सीओपी बढ़नी चाहिए, बट कंप्रेसर वर्क भी तो बढ़ रहा है सर, तो सीओपी कम होनी चाहिए। बट ओवरऑल ये देखा गया है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू कंप्रेसर वर्क। इसीलिए यदि अपन ओवरऑल एक कंक्लूजन पर पहुंचे तो इसके कारण सीओपी बढ़ती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है भाई, क्या आया हुआ है, यदि अपन सुपर हीटिंग करते हैं वीसीआरएस सिस्टम में, सुपर हीटिंग के कारण सीओपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला बढ़ेगी, दूसरा कम होगी, तीसरा कुछ कह नहीं सकते। कल की क्लास में मैंने जरूर बोला था कि वो रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करती है, बट मैंने कल और स्टडी करी क्योंकि मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया था उसने यही पढ़ाया था, बट कल मैंने और स्टडी करी तो उन्होंने ये बोला कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है और कंप्रेसर वर्क भी बढ़ रहा है, मगर ये कंप्रेसर वर्क के कारण सीओपी उतनी कम नहीं होती, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बढ़ने के कारण सीओपी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ओवरऑल सीओपी बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, सीओपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब लास्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। देखिए पहले हमने पुराना पीएच डायग्राम बनाया, ये पीएच डायग्राम बना लिया, ये प्रेशर एक्सिस, ये एंथैल्पी एक्सिस और ये वो डोम बन गया। ये रही आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, इवेपोरेटर प्रेशर लाइन, कंडेंसर प्रेशर लाइन। पॉइंट 1 यहाँ पर था, पॉइंट 2 यहाँ पर था, पॉइंट 3 यहाँ पर था और पॉइंट 4 यहाँ पर था और 4 से 1 ये प्रोसेस होती थी। अब सब कूलिंग का मतलब है कि भाई कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 से लेके 3 तक, किस में हो रही है, कंडेंसर में। तो अब कंडेंसर में इतनी कूलिंग हुई, रेफ्रिजरेंट में से इतनी हीट रिजेक्ट हुई कि वो सब कूल जोन में आ गया। किसमें आ गया, सब कूल जोन। ये सुपर हीटेड जोन, ये वेट जोन और ये सब कूल जोन। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन बढ़ गया, हीट रिजेक्शन बढ़ गया तो अब 3' से 4' तक प्रोसेस होगी और फिर हीट का एडिशन यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। तो आप देख रहे हो कंप्रेसर वर्क तो कांस्टेंट है, पहले जितना हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है। हीट रिजेक्शन सर बढ़ गया, फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया। देखिए ना, पहले 4 से लेके 1 तक हो रहा था, अब 4' से लेके 1' तक। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीओपी, तो इसके कारण सीओपी बढ़ जाती है। तो ये 4 इफेक्ट हमने देखे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।